नमो बुद्धाय कंगेथुसे निर्वंगा तवाधम च पोंगे जितम बिचिन तुनसे भी कोतम दे लाखन। भाषा मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व योगदान है भाषा का। भाषा के चलते ही हम आदि मानव से आधुनिक मानव तक हम पहुँचे हैं। भाषा ही वो माध्यम है जिसके चलते हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को विकसित करते हुए आगे बढ़ाते हैं। भाषा ही है कि जो हमारे ज्ञान और अनुभव को अपने मृत्यु के पश्चात भी समाज को छोड़कर जाती है। यदि भाषा न होता तो हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान मृत्यु के समय नष्ट हो जाता। इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा हमारी संस्कृति का संवाहक है। भाषा हमारे संस्कृति का संवर्धन करती है। इसलिए हमको ये देखना होगा कि भाषा कैसे हो। भाषा मेरे दृष्टि में मातृभाषा ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसको मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ। उदाहरण के लिए मैंने देखा, मैं किन्नौर हिमाचल का अंतिम इलाके का व्यक्ति हूँ। वहाँ मैं देखता हूँ, वहाँ हमारे पास राजकीय प्राथमिक हाई स्कूल भी है। जो बच्चे वहीं हमारे गाँवों में हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे आगे जाकर शिमला में, दिल्ली, चंडीगढ़ में कॉन्वेंट में जाकर के पढ़ते हैं, उनके माता पिता वहाँ जाकर उनकी देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, समय लगाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जब बच्चों की मैं तुलना करता हूँ, जो बच्चा हिंदी के माध्यम से पढ़ता है उसका मन मस्तिष्क बहुत खुला होता है, उसका बहुत अच्छा विकास हुआ होता है। क्योंकि जो पाठशाला में जिस माध्यम से पढ़कर आता है वही उसको घर परिसर में अवसर मिलता है। वो अपने दादा दादी के साथ बात करता है, बुआ के साथ, मित्रों के साथ बात करता है और उससे जो है उसका क्या है, मस्तिष्क में विकास होती है। बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ों को जो है वो जानता है। वही जो कॉन्वेंट में जाकर के पढ़ता है, हाँ, यदि कॉन्वेंट में जो बच्चे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजता है, ठीक है, यदि माता पिता भी धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हों, स्कूल से लौटने पर घर में परिवेश भी वैसा ही हो, परिसर भी, तब ठीक है, वो विकास कर सकता है। अन्यथा पढ़ेगा इंग्लिश में, घर में आकर के यस नो तक सीमित रह जाती है। ना माता उसके साथ जो है पूर्ण खुल करके विचार विमर्श कर सकती है, ना बता सकती है अपने अनुभवों को, अपने संस्कारों को, और उससे भी वो वंचित रह जाता है। वो किसी भी ए बी एप्पल क्या कुछ लिखते रहता है, उससे वृद्धि रुकती है। मैंने ऐसा देखा है। और जो आगे जाकर जो +2 के बाद जो मेडिकल वेरिएंट निकालते, हमारे किन्नौर से तो ज़्यादातर जो प्रारंभिक स्कूल हिंदी के माध्यम से पढ़ करके आते हैं, वो लोग जो है नीट भी क्लियर करते हैं, इंजीनियरिंग IIT भी क्लियर करते, अच्छा क्लियर करते हुए मैंने देखा। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि मातृभाषा, जिस भाषा में हम शिक्षा देते हैं, उससे जो है क्या है, व्यक्ति का मस्तिष्क का विकास होने का गुंजाइश जो ज़्यादा रहता है। तो कॉन्वेंट में जाने से उस पर दबाव आती है। जब बच्चे का मस्तिष्क विकास होने का समय होता है, उस पर जो है दबाव पड़ता है, वृद्धि नहीं हो पाती है। इस चीज़ को मैंने अपने अनुभव से देखा है, इस पर गौर करना चाहिए। यदि बच्चा हिंदी के माध्यम से मिडिल या हाई स्कूल तक पढ़ जाता है, मस्तिष्क खुल जाती है, अन्य भाषा को सीखने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है।
किसी भाषा पर अच्छा संयम, अच्छा नियंत्रण, अच्छा अगर पकड़ हो जाता है, दूसरे भाषा को मैंने देखा है, तिब्बती संस्थान में विदेश से लोग आते हैं, 6 महीना भर बैठते हैं, तिब्बती भाषा सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है अपने भाषा पर कमांड है, भाषा अच्छी तरह समझते हैं, तो दूसरे भाषा को समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। जो इंग्लिश कॉन्वेंट में जाता है, ना ढंग से इंग्लिश जानता है, ना ढंग से हिंदी जानता है, ना अपनी मातृभाषा को कहीं कुछ नहीं जानता है, इसलिए उसका भाषा का विकास जो है नहीं हो पाता है। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, जिनके माता पिता इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश वातावरण में है, वो तो आगे बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। अन्यथा भारत की जनता वो नहीं है। भारत में मैं समझता हूँ 20% माता पिता ऐसे होंगे जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, बाकी 80% तो वही अपने मातृभाषा का ही प्रयोग करते होंगे ना। तो इसलिए इस पर जो है, मैं तो मातृभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। ये एक मेरा आप लोगों के सामने अपना मत जो रख। दूसरा, यदि आप, जैसे कि मैंने कहा, भाषा जो है क्या है, संस्कृति का और अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो है माध्यम होता है। तो हमारा प्राचीन वैदिक काल से लेकर के जैन या बुद्ध या तो एंशियन हमारा जो संस्कृति है ना, वो सब वसुदेव कुटुंब की बात करने वाला है। यत् अहम तत् एते, यत् एते तत् अहम की भावना हम लोग रख रहे हैं। ये क्या भाव आपको इंग्लिश में मिलेगा? इंग्लिश के माध्यम से इस प्रकार का उच्च विचार, उच्च आदर्श की बातें आपको संभव हो सकेगा? ये सब संभव नहीं है, ये सब संभव नहीं है। तो अंग्रेजी में जो भी आपको ग्रंथ और साहित्य मिलेंगे, वो जो एक प्रकार से आधुनिक विषयों के लिए ठीक है, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए, आधुनिक विषयों के लिए ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ भौतिक आवश्यकता से ज़्यादा हमें मानसिक सुख की आवश्यकता है, मानसिक शांति की आवश्यकता है। जब हम व्यक्ति कहते हैं ना, जब हम पर्सन कहते हैं ना, व्यक्ति सिर्फ बायोलॉजिकल स्टफ नहीं है, फिजिकल स्टफ नहीं है। व्यक्ति का निर्माण जड़ और चेतन दो चीज़ों से बना है ना? जड़ भी है और चेतन भी है। हम जो है डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी को नहीं मानते हैं। हमारे विज्ञान, हमारा कॉन्शियसनेस वो जड़ का प्रतिफलन नहीं है। चित्त का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, जड़ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। जब व्यक्ति जो हम कहते हैं, भौतिक शरीर भी है और चित्त भी है। जब हम सुख की बात करते हैं, शारीरिक सुख भी है और मानसिक सुख भी है। दोनों हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। मात्र जड़ मात्र का विकास होने से कभी आप सुख और चैन से नहीं रह सकते हैं, है ना? आप देखते हैं ना, मुझे तो विदेश में अमेरिका, इंग्लैंड जाने का बहुत अवसर मिला। मैंने वहाँ मैंने देखा कि लड़का अपने मित्र से कहता है, ये मेरे पिता का गर्लफ्रेंड है। लड़का ये कहता है कि ये मेरे माताजी का बॉयफ्रेंड है। तो ये संस्कृति वहाँ की है। क्या इस संस्कृति में परिवार सुखी और शांति हो सकता है, रह सकता है? इस चीज़ को हमको समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते हैं, अंग्रेजी के विचारों को अपने में लाना। आज जो है परिवार बहुत न्यूक्लियर, छोटे छोटे परिवारों में बन गया है। बच्चा विदेश में है, अमेरिका में है, माता पिता बेचारे दिल्ली में जो है पड़े हुए हैं, उनको देखने वाले भी नहीं। तो ये कहाँ से आया? ये संस्कार जो है अंग्रेजी के माध्यम से ये आया। यदि हमने संस्कृत पढ़ा होता, हमने हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया धर्म और दर्शन को हमने अध्ययन किया होता, ये नहीं होती। परिवार में सुख होता, परिवार में शांति होती। इसलिए जिस प्रकार शरीर को बनाए रखने के लिए हमको रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे चित्त में सुख और शांति को लाने के लिए हमारे अंदर जो शील, समाधि और प्रज्ञा की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर शील, समाधि और प्रज्ञा, हमारा चित्त जो है शांत नहीं हो सकता। जब चित्त में शांति नहीं है, परिवार में शांति कहाँ से आएगा, परिसर में शांति कहाँ से आएगा? इसलिए मैं तो समझता हूँ भारत का सबसे बड़ा देन है तो वो दर्शन है।
अगर दुनिया को प्रभावित किया है तो भारत ने प्रभावित किया, वो दर्शन ने प्रभावित करा है। तो मैं क्योंकि तिब्बती संस्थान का छात्र हूँ, तिब्बती के माध्यम से मैंने अध्ययन किया है। मैं आपको बताऊँ, तिब्बत में आज आप कभी समय मिले तो हमारे संस्थान में आइएगा, टिबेटन इंस्टीट्यूट में आइएगा और आकर के हमारे पुस्तकालय को देखिए। अगर आप वहाँ पुस्तकालय को देखेंगे, वहाँ पर बुद्ध के द्वारा, तथागत बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था वो 1118 कंटेंट हैं। 1118 अलग अलग विषयों पर तथागत बुद्ध ने जो है उपदेश दिया था। वो जो है फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल होते हुए निरंतर आकर के आज हमारे पास विद्यमान है। वो नालंदा में उपलब्ध थी। तिब्बत के युवा नालंदा में अध्ययन के लिए आए, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वो पूरा अनुवाद किया। वो पूरा जो है क्या है, संस्कृत से तिब्बती भाषा में अनुवाद करके आज उपलब्ध है। वहीं उसी तथागत बुद्ध के 1118 कंटेंट पर भारतीय आचार्यों ने उस पर जो टीका टिप्पणी लिखा है, व्याख्या किया है, जिसमें सुदूर अमरावती के नागार्जुन थे, कांचीपुरम के जो है धर्मकीर्ति थे, उड़ीसा, गुजरात के शांतिदेव, अर्थात कुल मिलाकर के भारत के संपूर्ण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से 750 आचार्यों ने, 750 आचार्यों ने बुद्ध वचन पर कमेंट्री किया है। वो पूरा संस्कृत में किया था। वो 4567 कंटेंट है उसका, 4567 जो संस्कृत में ग्रंथ थे उसको जो है तिब्बतियों ने अपने तिब्बती भाषा में अनुवाद किया है। वो आज हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इतना विपुल जो साहित्य है वो भारतीय नालंदा की साहित्य है, जो संस्कृत में था उसको गोटी भाषा, तिब्बती भाषा में अनुवाद करके पूरा तिब्बत में वही बौद्ध दर्शन का अध्ययन जो अपने भाषा में होती है, अपने भाषा में होती है। तो वो आज हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए मेरा भी पूरा का पूरा अध्ययन जो है क्या है, तिब्बती भाषा के माध्यम से है। पूरा बौद्ध दर्शन मैंने जो है तिब्बती भाषा के माध्यम से मैंने समझा। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, बौद्ध दर्शन पर यदि मुझे शास्त्रार्थ करना हो, विचारार्थ प्रकट करना हो, मैं बिल्कुल संकोच नहीं करता, बिल्कुल नहीं। इतना गूढ़ जीवित परंपरा है तिब्बती भाषा में, जो भारतीय नालंदा की परंपरा है, वो जो है एग्जिस्ट है। इसलिए मातृभाषा में, जैसे इसके पूर्व के वक्ताओं ने कहा, इटली जैसा छोटा सा देश है, फ्रांस छोटा है, जापान छोटा सा देश है, उसमें जो है उन्होंने अपने भाषा में ही जितने भी ग्रंथ हैं सिर्फ अपने भाषा में लिखा है। वहीं उदाहरण के लिए मैं कहूँ, जापान में बुद्ध का वचन जो है जापानीज भाषा में अनुवाद किया, वो 100 वॉल्यूम है, आज भी उपलब्ध है। उसी प्रकार नालंदा परंपरा का जो साहित्य चाइनीज भाषा में अनुवाद हुआ, वो भी बड़े बड़े ग्रंथों में 100 वॉल्यूमों में अनुवाद हुआ है। इस प्रकार मैं देखता हूँ तो भारतीय धर्म दर्शन जो संस्कृत में उपलब्ध है, दुनिया के अनेक भाषाओं में अनुवाद हो करके आज एग्जिस्ट है। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय, हमको अध्ययन जो है मातृभाषा पर जोर देना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आधुनिक भाषा को भी हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आधुनिक भाषा को समझे बिना हम दुनिया को भी नहीं समझ सकते हैं, ये अपनी जगह पर है। लेकिन मेन एम्फसिस जो है हमको जो है क्या है, अपनी मातृभाषा पर देना है। तो इसमें और एक बात मैं यहाँ पर ये बताने चाहूँगा कि भारतीय भाषाओं में तत्व की खोज, तत्व क्या हो सकता है, दर्शन का एसेंस क्या हो सकता है, सार क्या हो सकता है सभी दर्शनों का। जैसे सनातन के षट दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन के जो है वैभाषिक, स्वतांत्रिक, विज्ञानवाद, माध्यमिक या तंत्र आदि जितने में, उनका सार अगर आप देखेंगे, एसेंस अगर आप देखेंगे, तो उसका एसेंस क्या हो सकता है, मेरा अपना सोच है। एसेंस यदि हमारा अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, इस चीज़ को अगर हम जान सकें, मेरा अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व से है, मेरा एग्जिस्टेंस जो है क्या है, दूसरे के अस्तित्व से है, दूसरा है इसलिए मैं हूँ। इसलिए दूसरे के प्रति ऋणी भाव होना, मैं समझता हूँ भारतीय दर्शन का एसेंस या सार होना चाहिए। मैं अपने क्लास में बच्चों को बोलता हूँ,
बच्चों से ये कहता हूँ कि हम देखो सुबह ब्रेकफास्ट में 1 कप चाय पीते हैं। चाय पीने से पहले हमको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो टेबल पर 1 कप चाय है, इसमें जो पत्ती है, चाय की पत्ती है, वो कहाँ से आया, उस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वो चाय का पत्ती आसाम दार्जिलिंग के बागान से एक जो है नेपाली महिला अपने बच्चे को जो है पीठ पर चादर से बांधकर उठा रही है। पत्ते चाय बागान से जो है चाय की पत्ती को वो कलेक्ट कर रही है, बारिश में, धूप में, कठिन परिश्रम से वो प्रोसेस होकर के आपके टेबल पर पहुंचा है। जब आप चाय को पीते हैं तो इसके पीछे कितने लोगों का योगदान है, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कितने लोगों ने खून और पसीना बहा है, इस चीज़ को स्मरण करना चाहिए। वहीं पर जब आप उसमें शुगर को देखते हैं, चीनी को देखते हैं, तो किसान किस प्रकार जो है चीनी की खेती करके कितने परिश्रम से आपके टेबल पर पहुंचा है। जो दूध है वो गाय के द्वारा दिया गया दूध। 1 कप चाय में कितने लोगों का योगदान है, इस चीज़ को स्मरण करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और उस चाय को लेना। यदि आप ऐसा करेंगे तो जब आप बाहर एक मजदूर, एक गरीब को आप देखेंगे, उसके प्रति ऋणी भाव उत्पन्न होगा। इनके चलते मैं सुखी हूँ, इनके चलते मुझे चाय उपलब्ध हुआ है, जो मैंने वस्त्र पहने हैं, कपास की खेती महाराष्ट्र में किस प्रकार का कठिनाई से जो है किसान परिश्रम कर रहा है। यदि उस भाव को आप अपने मन मस्तिष्क में उठा करके सोचेंगे तो जब कभी भी भारत की जो 1 अरब 40 करोड़ की जनता है, जब उसको आप देखेंगे, उनका ऋणी को अनुभव करेंगे, ऋणी समझेंगे, आपके अंदर दया, आपके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होगा। ये उत्पन्न होगा तो परिवार सुखी होगा, परिसर सुखी होगा, समाज सुखी होगा। अगर समाज सुखी और शांत और अमन है तो देश का विकास तो उसमें निहित है। मैं समझता धर्म दर्शन का एसेंस जो है, सार जो है, ऋणी भाव, अगर इस पर हम जो है सार के रूप में देख करके अगर हम काम करेंगे, इस प्रकार के विचार और दर्शन का हम प्रचार और प्रसार करेंगे, तो समझता हूँ कि देश में शांति, अमन और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। अन्यथा हम छोटे छोटे चीज़ों में बंद कर रहेंगे तो इससे समस्या ही बनेगी, हमारा हित नहीं होगा।